कल्पना करिए दो देशों की कहानी। दोनों में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। दोनों में शुरुआत में तनाव था, लेकिन एक देश ने समझदारी दिखाई और शांति का रास्ता चुना, जबकि दूसरे देश ने अहंकार दिखाया और युद्ध का रास्ता चुना। आज हम इन दो देशों की कहानी के जरिए समझेंगे कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। पहला देश है बेल्जियम। ये एक छोटा सा यूरोपियन देश है जो साइज में हमारे हरियाणा जितना है और जहां करीब 1 करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ 3 अलग-अलग भाषाएं बोली जाती हैं। 59% लोग डच बोलते हैं जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं जो वलोनिया रीजन में रहते हैं और 1% लोग जर्मन बोलते हैं। ब्रसेल्स, जो बेल्जियम की कैपिटल है, वहाँ 80% फ्रेंच स्पीकर्स हैं और 20% डच स्पीकर्स हैं। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में फ्रेंच स्पीकर्स के पास ज़्यादा पैसा और पावर था। डच स्पीकर्स को लगता था कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तनाव बढ़ने लगा था। लेकिन बेल्जियम की गवर्नमेंट ने एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला लिया। उन्होंने 1970 से 1993 के बीच अपना कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार अमेंड किया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच और डच स्पीकर्स की इक्वल संख्या हो। ब्रसल्स में भी स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए। कम्युनिटी गवर्नमेंट्स बनाई गईं जो अपनी अपनी भाषा और कल्चर के मामलों को हैंडल करती हैं। नतीजा क्या हुआ? बेल्जियम में शांति आ गई। आज ये देश इतना स्टेबल है कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रसल्स में है। ये दिखाता है कि जब पावर को सही तरीके से शेयर किया जाता है तो कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को टाला जा सकता है। अब दूसरी कहानी सुनिए। श्रीलंका, जो एक आइलैंड नेशन है और जहां करीब 2 करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ 74% लोग सिन्हला भाषा बोलते हैं, 18% तमिल बोलते हैं और 7% क्रिश्चियंस हैं। यहाँ भी डाइवर्सिटी थी, लेकिन अप्रोच बिल्कुल अलग था। श्रीलंका में इंडिपेंडेंस के बाद सिन्हला मेजॉरिटी ने मेजॉरिटेरियनिज्म का रास्ता चुना। 1956 में एक एक्ट पास किया गया जिसमें सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। तमिल भाषा को कोई रिकग्निशन नहीं मिली। गवर्नमेंट जॉब्स में सिन्हला स्पीकर्स को प्रेफरेंस दी जाने लगी। यूनिवर्सिटीज में भी तमिल स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। बुद्धिज्म को स्टेट रिलीजन का दर्जा दे दिया गया। दोस्तों, ये सब देखकर तमिल कम्युनिटी को लगा कि उनके साथ सिस्टमैटिक भेदभाव हो रहा है। उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट्स किए, लेकिन गवर्नमेंट ने उनकी बात नहीं सुनी। धीरे धीरे ये तनाव बढ़ता गया और फाइनली सिविल वॉर छिड़ गया। ये वॉर करीब 30 साल तक चला। हजारों लोग मारे गए, फैमिलीज बिखर गईं, इकोनॉमी बर्बाद हो गई, कल्चरल हेरिटेज को नुकसान पहुंचा। अब सवाल यह है कि बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी में क्या अंतर था। बेल्जियम ने पावर शेयरिंग का रास्ता चुना, जबकि श्रीलंका ने मेजॉरिटेरियनिज्म का। बेल्जियम ने समझा कि अगर एक कम्युनिटी को ज्यादा फायदा मिलेगा और दूसरी कम्युनिटी को कम फायदा मिलेगा तो टेंशन और भी बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने सबको साथ लेकर चलने का फैसला किया। पावर शेयरिंग के दो मुख्य रीजंस हैं। पहला है प्रूडेंशियल रीजन, यानी ये प्रैक्टिकल तौर पर फायदेमंद है क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटी को कम करता है। जब सभी ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो वे सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, उसके खिलाफ नहीं जाते। दूसरा है मॉरल रीजन। पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की आत्मा है। डेमोक्रेसी का मतलब ही यह है कि पावर किसी एक व्यक्ति या ग्रुप के पास कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए। डेमोक्रेसी सही ढंग से तभी चलेगी जब उसमें पावर शेयरिंग होगी। जितनी ज्यादा पावर शेयरिंग होगी, गवर्नमेंट भी उतनी ही अच्छी तरीके से काम करेगी। ये सिर्फ थियरी नहीं है, बल्कि बेल्जियम और श्रीलंका की रियल स्टोरीज इसे प्रूव करती हैं। अब बात करते हैं कि पावर शेयरिंग के कौन से फॉर्म्स हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें पावर को लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच बांटा जाता है। ये चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम बनाता है। कोई भी एक ऑर्गन बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। दूसरा है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें पावर को डिफरेंट लेवल्स पर बांटा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ये फेडरल सिस्टम का बेस है। लोकल इश्यूज को लोकल लेवल पर हैंडल किया जाता है, जबकि नेशनल इश्यूज सेंट्रल लेवल पर। तीसरा फॉर्म है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इसमें माइनॉरिटी कम्युनिटीज को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। कम्युनिटी गवर्नमेंट्स बनाई जाती हैं। रिजर्वेशंस का सिस्टम होता है। ये इंश्योर करता है कि कोई भी ग्रुप मार्जिनलाइज्ड ना हो जाए। चौथा फॉर्म है पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स। ऑपोजिशन पार्टीज को भी वॉइस मिलती है। इंटरेस्ट ग्रुप्स और एनजीओज भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। ये डेमोक्रेसी को मोर इंक्लूसिव बनाता है। बेल्जियम की सक्सेस स्टोरी हमें सिखाती है कि डाइवर्सिटी को थ्रेट की तरह नहीं, बल्कि स्ट्रेंथ की तरह देखना चाहिए।
जब अलग-अलग कम्युनिटीज़ को इक्वल रिस्पेक्ट और रिप्रेजेंटेशन मिलता है, तो वे मिलकर एक मजबूत मिशन बनाते हैं। श्रीलंका की ट्रेजेडी हमें वार्निंग देती है कि मेजॉरिटेरियनिज्म कितना खतरनाक हो सकता है। आज के टाइम में जब दुनिया भर में डाइवर्सिटी बढ़ रही है, पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट और भी रेलेवेंट हो गया है। ये सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक नहीं है, बल्कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का फॉर्मूला है। बेल्जियम ने दिखाया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल विजडम और पॉलिटिकल विल के साथ कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को अपॉर्चुनिटीज में बदला जा सकता है। श्रीलंका की कहानी रिमाइंडर है कि पावर को मोनोपोलाइज करने की कोशिश अल्टीमेटली सबके लिए डिस्ट्रक्टिव होती है। पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है। ये इंश्योर करता है कि सभी सिटीजन्स को इक्वल डिग्निटी मिले, सभी की वॉइस सुनी जाए और सभी को डेवलपमेंट में हिस्सेदारी मिले। बेल्जियम और श्रीलंका की कॉन्ट्रास्टिंग स्टोरीज हमें ये क्लियर मैसेज देती हैं कि पावर शेयरिंग सिर्फ एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट नहीं है, बल्कि ह्यूमैनिटी